नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एस के संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, बिहार बोर्ड और ऑल एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस। अगर आप बनना चाहते हैं बिहार टॉपर तो संपर्क करें एससीसी क्लासेस। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किस अध्याय का मुख्य विषय है? प्रकाश का परावर्तन किस अध्याय का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी चुंबक तत्व और ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। तो प्रकाश का परावर्तन की जो अध्याय का जो मुख्य टॉपिक है वो प्रकाश है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी ऊर्जा का एक रूप, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी द्रव। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से क्या होता है? ऑप्शन ए सुनने की संवेदना, ऑप्शन बी देखने की संवेदना, ऑप्शन सी स्वाद की संवेदना और ऑप्शन डी स्पर्श की संवेदना। तो प्रकाश से देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी जल तरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का संचयन किस पथ में होता है? प्रकाश का संचयन किस पथ में होता है? ऑप्शन ए वक्र रेखीय, ऑप्शन बी सरल रेखीय, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी सर्पिल। तो प्रकाश का जो पथ होता है वो होता है एक सीधी रेखा में, यानी कि सरल रेखा में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है? प्रकाश किस प्रकृति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए केवल कण प्रदर्शित प्रकृति, ऑप्शन बी केवल तरंग प्रकृति, ऑप्शन सी दोहरी प्रकृति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो प्रकृति प्रदर्शित करती है, दोहरी करती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, ऑप्शन बी प्रकाश के मुड़े हुए पथ को, ऑप्शन सी ध्वनि के पथ को और ऑप्शन डी विद्युत धारा के पथ को। तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश किरण, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश स्रोत और ऑप्शन डी छाया। तो किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किरण पुंज का प्रकार है? निम्नलिखित में कौन सा किरण पुंज का प्रकार है? ऑप्शन ए समांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी अपसारी किरण पुंज और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रकाश की जो किरण पुंज होती है वो तीन प्रकार की होती है, समांतर किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, यहां पर तीनों प्रकाश पुंज दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यंत पतले प्रकाश किरण पुंज को क्या कहते हैं? अत्यंत पतले प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी प्रकाश पेंसिल, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी छाया। तो पतले प्रकाश पुंज को प्रकाश पेंसिल कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों से प्रकाश गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से प्रकाश गुजर सकता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी अर्ध पारदर्शी पदार्थ और ऑप्शन डी दीप्त पदार्थ। तो जिन वस्तु से प्रकाश गुजर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हवा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पारदर्शी पदार्थ इनमें से सभी है, हवा, कांच, जल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, तो वह कौन सा पदार्थ होगा अपारदर्शी में? तो ऑप्शन ए दिया गया है कांच, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी पानी। तो अपारदर्शी पदार्थ होगा लोहा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलता हुआ बल्ब किस प्रकार की वस्तु है? जलता हुआ बल्ब किस प्रकार की वस्तु है? ऑप्शन ए अदीप्त वस्तु, ऑप्शन बी दीप्त वस्तु, ऑप्शन सी अपारदर्शी पदार्थ और ऑप्शन डी पारदर्शी पदार्थ। तो जलता हुआ जो बल्ब है वो दीप्त है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा दीप्त वस्तु, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कथन से रिलेटेड है, और कथन से जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। कथन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन ए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यह सही है। कथन बी, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं, यह भी सही है। अगला कथन सी है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी यानी कि कथन डी है। उपर्युक्त में सभी कथन सही है जो प्रकाश की प्राप्ति का माध्यम है, तो हाँ जी हाँ, यह सही है। तो उपर्युक्त में सभी सही है जो कि प्रकाश के प्राप्ति का माध्यम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन और ऑप्शन डी फोटोन। तो छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है उसे कहते हैं फोटोन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार का होता है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो तरंग होती है अनुप्रस्थ होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किस घटना के कारण प्रकाश का निम्नलिखित में किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए वितरण विवर्तन, और ऑप्शन डी ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी ध्रुवन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो ये हो जाएगा ध्रुवन के कारण ऐसी घटना, अनुप्रस्थ की घटना स्पष्ट होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश व ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवन, ऑप्शन सी परावर्तन, और ऑप्शन डी अपवर्तन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवन। अगला क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विक्षेपण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, और ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो विवर्तन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत यह स्पष्ट करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। कैसी तरंग है? तीव्र, ऑप्शन बी प्रगामी, ऑप्शन डी सी अनुप्रस्थ, और ऑप्शन डी अनुदैर्घ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ, तो ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर, और ऑप्शन डी है माइलेसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया था वो था रोमर ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, इनमें किसमें अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए है हीरा में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी पानी में, और ऑप्शन डी कांच में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो होता है कांच पर, तो ऑप्शन ई डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड, और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका हो जाएगा ए और सी दोनों होता है लगभग में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच, जल व हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होता है, यानी प्रकाश की चाल इनमें से किस क्रम में होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है हीरा कांच जल, ऑप्शन बी कांच हीरा जल कांच, ऑप्शन सी कांच हीरा जल, और ऑप्शन डी जल कांच हीरा। तो इसका हो जाएगा जल कांच हीरा। तो जल कांच हीरा देख पाते हैं कि आप ऑप्शन डी पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। तो किसी सतह से जो टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब होती है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब होती है। ऑप्शन ए अलग अलग समतल में, ऑप्शन बी एक ही समतल में, ऑप्शन सी समांतर और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम से लिया गया है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो तीनों एक ही तल में होती है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह लिया गया है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है I इक्वल्स टू 2R, ऑप्शन बी I बिग है R से, और ऑप्शन सी है I स्मॉल है R से, ऑप्शन डी है I बराबर है R से। तो प्रकाश का परावर्तन का यह दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण जो होती है R। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के परावर्तन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है नियम प्रयोगों से स्थापित है, ऑप्शन बी हाइजेंस ने, ऑप्शन सी स्नेल ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो नियम प्रयोगों से स्थापित है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम और ऑप्शन डी आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कथन से रिलेटेड है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए कह रहा है, कथन ए है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के को जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। अगला कथन बी कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ, यह भी सही है। कथन सी कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह भी सही है। और ऑप्शन डी यानी कि कह रहा है उपर्युक्त में सभी कथन परावर्तन से है जो सही है। हाँ, तो ये सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी फोकस और ऑप्शन डी प्रतिबिंब। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए कह रहा है
वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो ये सही है। अगला कह रहा है आभासिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। और कथन सी कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को स्पष्ट रेखा और आभासिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। हाँ, ये भी सही है। और कथन डी है ऑप्शन बी, उपर्युक्त में सभी कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी चिकनी चमकीली सतह जिसके एक भाग परावर्तक होती है और एक भाग पेंट किया हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है, उसे प्रिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ऑप्शन सी, उसे लेंस कहते हैं। और ऑप्शन डी है, उसे दर्पण कहते हैं। तो चिकनी चमकीली सतह जो होती है उसे दर्पण कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एक कथन में कह रहा है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। और ऑप्शन बी यानी कि कथन बी कह रहा है गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन सी यानी कथन सी कह रहा है जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये भी सही है। और अगला कथन कह रहा है कि उपर्युक्त में सभी कथन सही है जो दर्पण के प्रकार को बताता है। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्पण की शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? दर्पण की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? अगला चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर दर्पण है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी वाट। तो इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का एसआई मात्रक किस राशि के लिए मीटर होता है? गोलीय दर्पण का जो एसआई मात्रक होता है किस राशि के लिए मीटर होता है? ऑप्शन ए फोकस दूरी, ऑप्शन बी तापमान और ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी समय। तो इसका फोकस दूरी के लिए मीटर हो जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह कैसी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है बाहरी की ओर उभरी हुई, ऑप्शन बी अंदर की ओर धसी हुई, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी खुरदरी। तो अवतल दर्पण जो होती है अंदर की ओर धसी हुई होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है? ऑप्शन ए अंदर की ओर धसी हुई, ऑप्शन बी बाहर की ओर उभरी हुई, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी अनियमित। तो यह होगा बाहर की ओर उभरी होती है उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है या अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभिसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अभिसारी दर्पण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका उत्तल दर्पण को जो कहा जाता है वो अवतल दर्पण को कहा गया था अभिसारी, तो उत्तल को कहा जाएगा अपसारी। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए
केवल वास्तविक, ऑप्शन बी केवल आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक या आभासी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक या आभासी दोनों बनता है अवतल दर्पण में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी सीधा एवं छोटा, ऑप्शन सी उल्टा, और ऑप्शन डी वास्तविक एवं बड़ा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण पर, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो समांतर जो आती हुई प्रकाश की किरणें होती है अवतल दर्पण पे जो मिलती है वो फोकस पर मिलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिन्ह परिपाटी दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? एक लेंस पर चिन्ह परिपाटी है और यहाँ पर दर्पण की चिन्ह परिपाटी है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है ध्रुव से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष से। तो दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी की से के अनुसार जो दूरियां मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कैसा होता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है कैसा होता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो होगा धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। याद रखना इस बात को कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, इनकी पॉजिटिव होती है। अगला क्वेश्चन जो कथन से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, कथन ए कह रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर धनात्मक और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर ऋणात्मक होती है। हाँ ये सही है। अगला कह रहा है कथन बी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी W यानी कि V ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। हाँ ये सही है। अगला जो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी U ऋणात्मक होती है। हाँ ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो चिन्ह परिपाटी से लिया गया है तो उपर्युक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण की चिन्ह परिपाटी किस अध्याय से संबंधित है? दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है किस अध्याय से संबंधित है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी धातु और अधातु, ऑप्शन डी कार्बन एवं उनके यौगिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रकाश से रिलेटेड है दर्पण का चिन्ह परिपाटी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कथन से रिलेटेड है, कथन है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न जो पद है और उस पद का परिभाषा पर नजर डालने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। कथन ए कह रहा है, कथन एक नंबर का कथन कह रहा है
कह रहा है गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हाँ, ये सही है। अगला है गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। अगला कह रहा है गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्र त्रिज्या कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। अगला कह रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। कह रहा उपर्युक्त कथन में कौन सही है? तो ये चारों सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? ऑप्शन ए r इक्वल्स टू f, ऑप्शन बी r इक्वल्स टू 2 इंटू f, ऑप्शन सी f इक्वल्स टू 2r, ऑप्शन डी f इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 3f। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर दिया गया है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के होते हैं। तो जो फोकस दूरी के होते हैं वो दुगुनी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, r बराबर 2f। अगर यहीं पर फोकस दूरी पूछे वक्रता त्रिज्या के तो वो आधी होगी, तो 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासिक, ऑप्शन सी काल्पनिक और ऑप्शन डी अनंत। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है? वो वास्तविक होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का वास्तविक था, यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो इसका आभासी होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी अधिक हो तो उसकी शक्ति क्या होगी? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अनंत। तो अगर उसकी फोकस दूरी की बात करें तो ये कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो या वक्रता केंद्र सी पर रहने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ पर बनेगा ये बताना है। ऑप्शन ए है सी पर वास्तविक एवं समान आकार का, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र, और ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो प्रतिबिंब जो बनेगी वक्रता केंद्र पर वास्तविक और समान आकार की बनेगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए है वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ऑप्शन बी सीधा एवं आभासी, ऑप्शन सी छोटा एवं सीधा और ऑप्शन डी समान आकार का। तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए है आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं समान और ऑप्शन डी उल्टा एवं छोटा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं फिर से एक बार। कह रहे हैं अवतल दर्पण में, हाँ जी हाँ, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन ए आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं समान और ऑप्शन डी उल्टा एवं छोटा। तो इसका सही जो होगा वो कहते हैं वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु एफ यानी कि फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए आभासी सीधा एवं बड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं समान, ऑप्शन डी उल्टा एवं छोटा। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा? तो ऑप्शन ए है आभासी सीधा और बड़ा, ऑप्शन बी उल्टा आभासी उल्टा और बहुत बड़ा, ऑप्शन सी आभासी एवं समान, ऑप्शन डी आभासी सीधा और छोटा। तो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर अगर वस्तु हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा बनेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वस्तु P यानी कि ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन ए है आभासी सीधा एवं बड़ा, ऑप्शन बी आभासी सीधा और बराबर, ऑप्शन सी आभासी एवं समान, ऑप्शन डी आभासी सीधा और बहुत छोटा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहे हैं अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग किसमें होता है? यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है हजामती दर्पण के रूप में, और ऑप्शन बी सर्च लाइट मोटर कार की हेडलाइट में, ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान सोलर कुकर और परावर्तक दूरबीन में, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं इनमें सभी में करते हैं, हजामती यानी कि शेविंग में और सर्च लाइट में, और मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में मरीजों के दांत देखने के लिए इसका प्रयोग किया करते हैं, और सोलर कुकर में और परावर्तक दूरबीन बनाने में करते हैं। तो इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी लेंस। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है वो यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी डी 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसीलिए दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 0। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी अनंत होगी, फोकस दूरी भी
अनंत थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए आभासी एवं सीधा, दर्पण के पीछे वस्तु से बराबर, और ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन डी आभासी एवं उल्टा। तो समतल दर्पण पर जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा, दर्पण के पीछे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के समांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या होगी? ऑप्शन ए है फैलती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए फैलती है, ऑप्शन बी है फोकस पर मिलती है, ऑप्शन सी वापस लौटती है, ऑप्शन डी मूर्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में समांतर किरणें जो परावर्तित होती है वो क्या होती है? तो फोकस पर आकर मिल जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में समांतर किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? ऑप्शन ए फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ऑप्शन बी फोकस पर मिलती है, ऑप्शन सी सीधी चली जाती है, और ऑप्शन डी रुक जाती है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन ए ध्रुव से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन डी आनंद से। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए चेहरे देखने में, ऑप्शन बी परिदर्शी, यहाँ पर परिदर्शी नहीं बल्कि पारदर्शी होगा, यहाँ पर पारदर्शी और कुछ दूरबीन में, ऑप्शन सी प्रकाशीय यंत्रों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो समतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है चेहरा देखने में करते हैं, ऑप्शन बी पारदर्शी और कुछ दूरबीनों में, और ऑप्शन सी कुछ प्रकाशीय यंत्रों में। तो इनमें सभी करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, वस्तु और प्रतिबिंब के बाएं और दाएं भाग के आपस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि जब हम दर्पण पर जाते हैं तो हम अपना दायां भाग बायां और बायां भाग दायां देखते हैं, तो इस प्रकाश की इस घटना को, प्रतिबिंब की इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पार्श्व परिवर्तन, और ऑप्शन डी इनमें सभी घटनाएं। तो पार्श्व परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पार्श्व परिवर्तन की घटना किस दर्पण पर घटती है? पार्श्व परावर्तन की घटना जो घटती है किस दर्पण पर घटती है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयीय दर्पण या परवलिक दर्पण। तो पार्श्व परावर्तन की जो घटना घटती है, हम जिस दर्पण पर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, यानी कि अपना प्रतिबिंब तो समतल दर्पण पर देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी का संबंध। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच का क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण पर ध्यान देना। अवतल दर्पण का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल और उत्तल का, समतल से मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन दोनों दर्पण को ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन बी 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन सी f इक्वल्स टू u प्लस v। ऑप्शन डी f इक्वल्स टू uv। तो दर्पण सूत्र जो है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी आवर्धन और ऑप्शन डी दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्धन का सूत्र क्या है? या आवर्धन सूत्र क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। ऑप्शन बी m इक्वल्स टू v प्लस यू। ऑप्शन सी m इक्वल्स टू uv। ऑप्शन डी m इक्वल्स टू f बाई यू। तो आवर्धन का जो सूत्र है वो m बराबर माइनस v बाई यू होता है और आवर्धन को सूचित करते हैं m से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखें कि आवर्धन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा इसका SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह भौतिक राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर होगी? कह रहे हैं यदि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 मीटर है तो वह दर्पण कितनी दूरी पर होगी? ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। तो वो होगी आधी पर होती है। किस पर होगी? आधी पर होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 12 मीटर, तो इसकी आधी हो जाएगी। आधी दूरी देखा जाए तो यहाँ पर 6 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण या गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? तो हम जानते हैं कि गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दुगनी होती है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर फोकस दूरी जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग से अगर दुगुना हो तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम पढ़े थे, दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम जो पढ़े थे उसमें बताया गया था आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का भी मान वही इतना होगा। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान जो दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40 डिग्री। तो आज का ये क्लास यहीं तक रहा जो कि मैट्रिक का फिजिक्स का यह पहला चैप्टर का था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।